Hello students. So this is our new topic called laws of chemical combination. Laws of chemical combination के अंदर मतलब इसका कुछ पार्ट हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. कहाँ पे? 9th क्लास के अंदर. आपने वहाँ पर दो लॉज पढ़े थे. जो पहला लॉज था वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था. इसको हम कह सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉय. उसके अंदर हमने एक तो एग्जांपल्स भी पढ़े थे 9th क्लास के अंदर आपकी. और जो दूसरा था वो था कांस्टेंट कंपोजिशन का. इसके अंदर हमने वाटर का एग्जांपल लिया था. आज भी वाटर का एग्जांपल है. दैट इज द बेस्ट कॉमन एग्जांपल. सो लॉज ऑफ केमिकल कंबिनेशन के अंदर हम लॉज पढ़े थे और वहाँ पर एक चीज़ मेंशन थी कि टोटल लॉज तो ज़्यादा है बट आपके सिलेबस में दो ही हैं 9th क्लास के अंदर. अब आपका वो समय आ गया कि अब आपको सारे के सारे लॉज पढ़ने हैं. यानी कि कितने हैं टोटल? 5 लॉज है. अब हम 5 के 5 लॉज पढ़ेंगे. तो इस लॉ के अंदर जो कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन, हमें बताता क्या है कि यदि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसके अंदर जो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं उनके क्या लॉज हैं, किस बेस पर वो कंबाइन होते हैं, दीज आर द बेसिस. तो हम एक एक करके उसको स्टडी करेंगे. मैं आपको सारे एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जितने भी हमारे लॉज हैं. पहला लॉज है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. द सेकंड इज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड द थर्ड वन इज लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये कांस्टेंट है और ये मल्टीपल है. दो लॉज है. यहाँ पर कांस्टेंट डिस्कस करेंगे, यहाँ मल्टीपल डिस्कस करेंगे. देन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. तो ये टोटल 5 लॉज हैं. हम एक एक करके सभी के सभी डिस्कस करते हैं. सो हियर इज द फर्स्ट लॉ दैट इज कॉल्ड द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Law that is called the law of conservation of mass. So the definition is, in all physical and chemical reactions, yes, it apply on both physical as well as chemical reactions, total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. यानी कि यहाँ पर यदि लिखें तो that will be total mass of reactant will be equal to the total mass of product. total mass of reactant will be equal to total mass of the product. ये दोनों चीज़ें क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी. याद रखना है. ठीक है. दूसरी बात, ये दिया किसने था? इट इज़ गिवन बाय एंटनी लेवोसियर. बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कि एंटनी लेवोसियर थे जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अरे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कंजर्वेशन वर्ड जहाँ भी हम यूज़ करते हैं इसका मतलब इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉय. तो यहाँ पर कई बार जनरल वे में हम इसकी डेफिनेशन ये भी दे देते हैं कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉय. ठीक है. किसी भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन के अंदर हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं. अब हम फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस का यदि एक छोटे छोटे एग्जांपल्स लें तो क्या ले सकते हैं? वाटर का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि ये है आइस इज कन्वर्टेड इनटू दी से वाटर. सो यहाँ पे ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा रिएक्टेंट का, और ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा प्रोडक्ट का. ठीक है. सो यहाँ पर इनका कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है. बावजूद इसके भी जो मास ऑफ आइस होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू दी मास ऑफ वाटर. तो इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं होंगे. सो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज. सो फिजिकल चेंज के अंदर भी जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एप्लीकेबल होता है. सो दैट इज द फिजिकल चेंज. नाउ वी विल टेक द वन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. ऑफ केमिकल चेंज दैट इज कॉल्ड द मर्क्यूरिक ऑक्साइड. दिस इज द मर्क्यूरिक ऑक्साइड. ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है. किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है? एज ए रिएक्टेंट काम कर रहा है. जो इसका मास अगर मैं देखूँ तो मास ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड विल बी एग्जैक्टली 100 ग्राम. ठीक है. जो इसका मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है? 100 ग्राम होता है. जब हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन देते हैं, दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि इसको जब हीट करके इसको डिवाइड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू दी मर्करी एंड ऑक्सीजन. सो इस मर्करी का होता है दैट इज 92.6 ग्राम ये रहता है इसका, और इसका हो जाएगा 7.4 ग्राम. जो ऑक्सीजन का यदि देखें तो वो कितना होता है? 7.4 ग्राम. तो यदि मैं इसके और इन दोनों के मास को ऐड करूं
तो एग्जैक्टली ये भी कितना मिलेगा आपको 100 ग्राम मिलेगा, विच शोज दैट इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमारे पास क्या है, वो फिजिकल का पार्ट था, ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर, यदि आप दोनों तरफ के मासेस को कंपेयर करेंगे, यू विल सी कि दोनों तरफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट मास विल बी इक्वल, सेम होंगे वो। Problem, that is the 4.90 gram of potassium chlorate, that is KClO3, when heated to produce 1.92 gram of oxygen and residue KCl is 2.96 gram, show that this illustrate the law of conservation of mass। तो हमें बताना है कि क्या ये ऊपर वाला डेटा जो है that is according to the law of conservation of mass है या नहीं है। So first of all, पोटाशियम क्लोरेट, ये मैं आपको पहले बता दूं कि पोटेशियम क्लोराइड इज यूज फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। लैब के अंदर जब हमने ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कराना होता है तो हम पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन, जो हम इक्वेशन लिखते हैं दैट इज द KClO3 विल बी इक्वल टू मींस विल गिव राइज टू KCl प्लस O2। ठीक है, हमारे पास दिस इज द रिएक्टेंट, ये हमारे पास क्या काम कर रहा है, ऐसे रिएक्टेंट काम कर रहा है, और इसका मास हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 4.90 ग्राम। ये हमने कितना लिया 4.90 ग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पर ये कितना गिवन है दैट इज 2.96 और प्लस में ऑक्सीजन कितना गिवन है जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज 1.92 ग्राम। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 4.88 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट कितना था 4.90, हमारा आंसर कितना है 4.88। तो यहाँ पर एरर आ गया, एरर इज देयर, एरर कितना है 0.02 ग्राम का हमारे पास एरर है। ठीक है, सो दिस एरर वी कैन से इट इज द एक्सपेरिमेंटल एरर। ये एक एक्सपेरिमेंटल एरर है विच कैन अकर, जो आ सकता है, जो प्रिसिशन और एक्यूरेसी हमने की है, तो इसके उस बेसिस पर यदि हम देखें तो इतना एरर यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट ये क्या है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के फॉलो करता है। सेकंड लॉ दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ इज द केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। यदि कोई भी एक केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, जैसे वाटर की हो रही है, वाटर किस से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, जब सेम एलिमेंट से मिलकर बनेगा, वो कह रहे हैं कि जो उसकी कंपोजिशन होगी बाय मास वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे वो कहीं भी कंबाइन हो, कहीं भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वाटर का एग्जांपल ले रहे थे, वाटर के लिए आप इस चीज़ को कंसिडर करें कि पानी को, वाटर को किसकी फॉर्मेशन से बनाना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होनी है। वो कह रहा है कि जब भी ये कंबाइन होंगे हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होने वाले हैं, चाहे आप उसको रिवर में से ले लीजिए, चाहे इंडिया में बना लीजिए, चाहे अमेरिका में बना लीजिए, चाहे कनाडा में बना लीजिए, कहीं मर्जी बनाइए, वाटर की कॉम्बिनेशन हमेशा क्या रहेगी, बाय मास फिक्स रहेगी। इज गिवन बाय J.L. प्राउस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट थे J.L. प्राउस्ट, इन्होंने ये लॉ दिया था और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एन एग्जांपल। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, दैट कंपाउंड इज से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाय मास रेशो निकालते हैं, बिकॉज जो फिक्स प्रोपोर्शन है वो कैसा है, बाय मास है। तो हम इसका बाय मास प्रोपोर्शन निकालते हैं। यहाँ पर दो एटम है मेरे पास, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बाय मास निकालते हैं। हमें पता है कि कार्बन का मास कितना होता है 12 और एक एटम के ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर टोटल कितना मास हो गया इसका 32। दोनों का रेशो निकालते हैं, तो 12:32 हो गया 3:8। ठीक है, अब इस लॉ के अकॉर्डिंगली, जो लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंगली आप क्या देखते हैं कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी बनेगी, जिस रिएक्शन में भी बनेगी, उसका जो कंबाइनिंग रेशो होगा वो हमेशा बाय मास क्या रहेगा 3:8 होगा, वो कभी भी चेंज होने वाला
नहीं है। और ये एलिमेंट हमेशा कंबाइन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस लॉ के अकॉर्डिंगली जब भी कोई सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं दुनिया के किसी कोने में भी, वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन बाय मास से कंबाइन होते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी कंबाइन होगा दैट इज 3:8 में कंबाइन हो रहा है। तो हम कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एक रिएक्शंस की बात करते हैं कि वो इस वे में यदि फॉर्मेशन हो रही है डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में से, तो कैसी होगी। से कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि मैं हीट करता हूँ तो मुझे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, जब इसका मास देखा गया तो इसका मास भी एग्जैक्टली क्या था, 3:8 था। ठीक है, और देख लेते हैं, डायरेक्ट बनाता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये बनेगी तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी और इसका रेशो भी क्या था, 3:8 ही निकला। एक और लेते हैं, से सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, इसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें तीन चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रेशो भी क्या था, एग्जैक्टली 3:8 था। तो जहां कहीं भी जैसी मर्जी रिएक्शन से आपने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की है, यू विल गेट द रेशियो एग्जैक्टली सेम बाय मास। इसीलिए इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। समझने के लिए फिर से देखिएगा कि जब भी कभी दो या दो से ज्यादा या जितने भी एलिमेंट्स सेम एलिमेंट होने चाहिए, वो किसी भी जगह पे कहीं पे भी कंबाइन होंगे तो उनका कंबाइनिंग रेशियो बाय मास क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा। सो इसको बोलेंगे द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्लियर। टू इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। सो इसकी लिमिटेशंस को भी हम समझते हैं कि क्या है। जैसे कि फर्स्ट है नॉट एप्लीकेबल ऑन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और हमने यहाँ पर इसका जो कांस्टेंट कंपोजिशन देखा था वो क्या देखा, बाय मास देखा था। तो जब मास ही चेंज हो गया आइसोटोप्स के अंदर, जैसे कि कार्बन का हमने यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी तो इसका कंबाइनिंग रेशियो बाय मास क्या था, दैट इज 3:8 था। ठीक है, पर यदि आइसोटोप्स ले लिया कार्बन का, मैंने यहाँ पर कार्बन का मास कितना रखा था, वहाँ पर 12, पर एक कार्बन का मास होता है यदि वो कितना हो जाए 14 हो जाए, तो अब रेशियो कितना हो जाएगा, 14:32। क्या ये सेम रहेगा, द आंसर इज नो। अब ये सेम नहीं रहेगा, दैट विल बी चेंज, तो चेंज हो जाएगा। सो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आइसोटोप्स। ये लॉ आइसोटोप्स के ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं है, पहली बात। दूसरा है एलिमेंट कंबाइनिंग इन द सेम रेशियो। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम रेशियो में तो कंबाइन हो रहे हैं बट उनका जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि जैसे कि मैं आपको सामने दो कंपाउंड रखता हूँ, जैसे C2H5OH है। ठीक है, और एक रख लिया से CH3OCH3। ठीक है, ये ईथर है और ये अल्कोहल है। ये भी आप पढ़ेंगे आपके आगे आने वाले जो सेशंस है उसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। बट एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये ईथर है, इट इज ए ईथर, और ये अल्कोहल है। अल्कोहल आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट इज अल्कोहल। ये क्या है, अल्कोहल है। अब यदि मैं इसका कंबाइनिंग पॉइंट देखूं तो क्या है, यहाँ पर कार्बन कितना है इस कंपाउंड के अंदर, दैट इज C2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, हाइड्रोजन है 6, और ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो कंबाइनिंग रेशियो क्या हुआ, 2:6:1। इसका देखते हैं क्या है, C2 है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन कितने हैं 6 और ये ऑक्सीजन है। दोनों का कंबाइनिंग रेशियो क्या है, सेम है। सभी के सभी एलिमेंट एक ही रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। एक ही रेशियो में कंबाइन हो रहा है तो बाय मास भी तो रेशियो सेम ही होगा, वो भी तो कांस्टेंट ही होगा। बट देखो दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, ये ईथर है और ये क्या है, अल्कोहल। सेम इज हैपनिंग विद द, आप ऐसे दो एग्जांपल ले सकते हो जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं 10th क्लास में। कीटोन
और एल्डिहाइड के कोई भी दो कंपाउंड उठा लीजिए, उनका भी आपको सेम देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कीटोन और एल्डिहाइड तो आपको पता ही है, तो तीन कार्बन का हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि कीटोन का जो पहला कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन का होता है। यहाँ पर एल्डिहाइड का लिखते हैं CH3 CH2 CHO, और कीटोन का देख लेते हैं, कीटोन का क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दोनों में देखो कि कितने हैं, 1 2 3 कार्बन यहाँ हैं, तो C3, हाइड्रोजन देखते हैं 3 और 2 5 और 1 6 H6, और ऑक्सीजन कितने हैं, एक है, तो एक ऑक्सीजन होगी। तो इसका तो कंबाइनिंग का रेशो क्या बनेगा 3:6:1। इसकी बात करते हैं 1 2 3 कार्बन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, और एक ही ऑक्सीजन है, तो इसका भी कंबाइनिंग रेशो सेम है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि कंपाउंड अलग अलग हैं बट कंबाइनिंग रेशो सेम है। सो ये दो इसकी लिमिटेशंस है, तो ध्यान से करना है इसके बारे में। दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। That is called the law of multiple composition. What multiple mean over here? यहाँ पर multiple का मतलब क्या है? हमने अभी जो पिछला लॉ किया था उसके अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, कांस्टेंट लिखा हुआ था। मतलब कि इस लॉ के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसी कॉम्बिनेशंस होती हैं जहाँ पर यदि सेम एलिमेंट भी कंबाइन कर रहे हैं, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सेम एलिमेंट की ही बात चल रही है, यदि सेम एलिमेंट भी कंबाइन कर रहे हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक जैसा नहीं होगा, दैट विल बी डिफरेंट। वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यस, कंडीशन के अकॉर्डिंगली। सो वो कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट नहीं है, तो क्या है, वो मल्टीपल कंपोजिशन है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द एग्जांपल। मेरे पास पहला एग्जांपल है कार्बन और ऑक्सीजन का। मैं कार्बन और ऑक्सीजन को यदि कंबाइन करवाता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन को यदि मैंने कंबाइन करवाया, तो कुछ कंडीशन में मुझे क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब एक और कंडीशन यदि मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो मुझे मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों एलिमेंट सेम है बट कंबाइनिंग रेशो क्या है, ये मैं सिर्फ एक बार कंबाइनिंग रेशो की बात करूं तो कंबाइनिंग रेशो क्या है, यहाँ पर 3:8 है। अभी अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। तो कंबाइनिंग रेशो बाय मास क्या है, 3:8 है। यहाँ पर कंबाइनिंग रेशो बाय मास क्या रहेगा, इसका क्या होता है 12 रेशो, इसका क्या होता है 16, किस पर कट जाएगा 4 पे, 3 रेशो कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर कंबाइनिंग रेशो क्या रहा 3:4 रहा, ठीक है। सो ये कार्बन का है और ये ऑक्सीजन का है, तो कंबाइनिंग रेशो क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केसेस में यदि मैं कार्बन को फिक्स कर दूं, कार्बन को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशो क्या रहेगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, यानी कि ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रही है वो बिल्कुल एक होल नंबर में कंबाइन हो रही है। एक में जा रही है और दूसरे में 2 में जा रही है, तो दैट इज कम्प्लीटली होल नंबर। सो वो हमेशा कॉम्बिनेशन कैसी रहेगी, होल नंबर। ये चीज़ हम डेफिनेशन में कवर करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग आप इस चीज़ को समझो कि मल्टीपल कंपोजिशन भी हो रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल है वो देखते हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ से सल्फर एंड ऑक्सीजन का। सल्फर एंड ऑक्सीजन जो फर्स्ट केस में कंबाइन करते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन विल कंबाइन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। और एक कंडीशन में सल्फर और ऑक्सीजन जो कंबाइन हो जाती है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। कंबाइनिंग रेशियो देख लेते हैं, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का भी होता है 32, रेशियो क्या आ गया 1:1। यहाँ पर देख लेते हैं इसका कितना हुआ 32 रेशियो 48, इसका क्या आ गया 2:3, ठीक है। तो यहाँ पर 2:3 आ गया और वहाँ पर कितना आया 1:1 आया। तो कंबाइनिंग रेशियो यहाँ भी डिफरेंट है, मल्टीपल है। तो हमने अभी इसी की बात करनी है कि कंबाइनिंग रेशियो कैसे है। कंबाइनिंग रेशियो मल्टीपल भी हो सकता है, यही हमारा लॉ है, इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल कंपोजिशन। ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल कंपोजिशन, when two elements combine to form two or more chemical compounds,
then the masses of one of the element which combine with the fixed mass of the other bear a simple ratio with one another. वो एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, सिंपल रेशियो बनाते हैं. डेफिनेशन एज इट इज लिखी हुई है, इसको समझते हैं. अब इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट हैं कि ये एक तरह का कंपाउंड नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट फॉर्मेशंस देते हैं. वो फॉर्मेशन पर एक देखते हैं, निगाह करते हैं कि वो कौन कौन सी फॉर्मेशंस हो सकती हैं. जैसे कि पहली फॉर्मेशन है ये N2O, ठीक है. दूसरी फॉर्मेशन है ये N2O2. तीसरी फॉर्मेशन ये दे सकते हैं N2O3. चौथी फॉर्मेशन दे सकते हैं ये N2O4. और पांचवी फॉर्मेशन भी होती है, दैट इज N2O5. ठीक है. तो ये इतनी फॉर्मेशन दे सकते हैं. हालांकि और भी बहुत है, बट हम एक बार इतनी डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ पर नाइट्रोजन का मास देखते हैं कि सब में नाइट्रोजन का कितना मास यूज हुआ है इन हर कॉम्बिनेशन के अंदर. तो नाइट्रोजन का जो मास है सब में N2 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 है, तो यानी कि नाइट्रोजन का तो फिक्स है, दैट इज 28. इधर भी 28 है, इधर भी 28 है, इधर भी 28 है, और यहाँ भी कितना है, 28 है. तो दैट इज फिक्स. तो यहाँ पर एक जो हमारी डेफिनेशन के अंदर पार्ट था कि एक की कॉम्बिनेशन तो क्या होनी चाहिए, फिक्स मास की. तो नाइट्रोजन इज फिक्स ओवर हियर. नाइट्रोजन को हम फिक्स कर देते हैं, दैट इज 28. अब बात करते हैं ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन का मास देखते हैं. यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, एक ही एटम है ऑक्सीजन का, तो उसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 16. यानी कि 28 ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है. यहाँ पे दैट इज 32. यहाँ पे 48, दैट इज 48. यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, और यहाँ कितना हो जाएगा 80. ठीक है. यहाँ 28 ग्राम 16 ग्राम के साथ, यहाँ 28 ग्राम 32 ग्राम के साथ, यहाँ 28 ग्राम 48 ग्राम के साथ, यहाँ 28 ग्राम 64 के साथ, और यहाँ 28 ग्राम 80 के साथ कंबाइन हो रहा है. ठीक है. अभी हमने सबको नाइट्रोजन वाले पार्ट को तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. नाउ वी आर फिक्सिंग इट. ठीक है. और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो किस रेशियो में कंबाइन हो रही है, उसका रेशियो निकाल लिया कि क्या रेशियो है. 16, 32, 48, 64 और 80. ये तो 16 का टेबल ही है. ठीक है. 1, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 4, और यहाँ क्या आएगा 5. हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रही है विद द फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर ही कंबाइन हो रही है. यही तो ये लॉ था कि अब डेफिनेशन में इसी को कंपेयर करते हैं. व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स. दो एलिमेंट जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, देन द masses ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास. कि एक एलिमेंट का मास जो फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है वो क्या होता है, बियर ए सिंपल रेशियो विद वन अनदर. जो एक दूसरे के साथ क्या रखता है, सिंपल रेशियो रखता है, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट इज 1:2, 3, 4, 5. क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर चेंज मास के साथ कंबाइन हो रहा है, और जो उसका चेंजिंग मास है वो हमेशा क्या रहेगा, कौन सा रेशियो बियर करेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करेगा. हमने यहाँ नाइट्रोजन की बात क्यों नहीं की, क्योंकि नाइट्रोजन का मास यहाँ पर फिक्स है. तो जब भी कभी दो एलिमेंट कंबाइन करके डिफरेंट एलिमेंट्स की फॉर्मेशन, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एक को तो हमें फिक्स रखना पड़ेगा. एक हमेशा फिक्स रहेगा, एक का मास हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. और जो दूसरा बार बार जो चेंज मास के साथ कंबाइन हो रहा है वो आपस में हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो के साथ कंबाइन होगा. यही ये लॉ था, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल कंपोजिशन. ठीक है, समझ में आया. लॉ शुरू करने से पहले हमने 2 एग्जांपल लिए थे. एक लिया था कार्बन और ऑक्सीजन का, तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं ये अप्लाई करके कि कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पर देखते हैं कि कितने फॉर्मेशंस की थी हमने. ये या तो कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, और दूसरा क्या बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है. ठीक है. अभी यहाँ पर कार्बन का मास देखते हैं कि कार्बन का मास कितना है. यहाँ भी 12 है और यहाँ भी कितना है, 12 है. तो दिस वन इज द फिक्स, हम इसको फिक्स कर देते हैं.
और ये चेंजिंग मास में यहाँ पर कंबाइन कर रहा है। तो चेंजिंग मास देखते हैं क्या है, ऑक्सीजन का चेंजिंग मास क्या रहा है, चेक करते हैं। दैट इज 32 और ये कितना है 16 है। ठीक है, इन दोनों का रेशो देखो कितना है 1:2। तो किस रेशो में कंबाइन हो रही है, ये 1:2 के अंदर कंबाइन हो रही है। सो यही तो मेरा लॉ था, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल कंपोजिशन। ठीक है, अभी एक यहाँ पर और है जो हमने दूसरा किया था, दैट इज कॉल्ड द सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का, उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। दैट इज द सल्फर, जो सेकंड एग्जांपल हमने किया था सल्फर एंड ऑक्सीजन का। अब सोचिएगा कि कौन सा फिक्स होगा और कौन सा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर सल्फर, जो पहला एग्जांपल हमने किया था वो क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड का, और जो दूसरा क्या था वो क्या था, सल्फर ट्राइऑक्साइड का। सल्फर का मास देखते हैं क्या है, यहाँ पर कितना है 32 एंड दिस इज ऑल्सो 32। तो सल्फर इज द फिक्स, सल्फर फिक्स है, और ऑक्सीजन इसको डिफरेंट रेशो के अंदर कंबाइन हो रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर कितनी है 32 और यहाँ कितनी है ऑक्सीजन 48। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि किस रेशो में कंबाइन हो रही है। सो दैट इज फिक्स 32 एंड 32, यानी कि ये तो फिक्स हो गया, ये चेंज है। तो ये चेंज कितना है इसको देख लेते हैं। तो 3:2 के अंदर, तो देखो सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। दैट इज अ लॉ ऑफ मल्टीपल कंपोजिशन। क्लियर हुई बात।